चीज आएगी। मैं आपको अभी बात करूंगा कि बच्चों के विद्यालय खुलने के मायने क्या है। तो बच्चों का विद्यालय खुलने का बिल्कुल उनका जो कोई भी विकास हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे उनका सोशल इकोनॉमिक जुड़ाव हो, सिर्फ बुक्स से पढ़ाई नहीं होती है, क्लासरूम से होती है। उनके अपने साथियों के इंटरेक्शन से भी उनका डेवलपमेंट होता है। उस बिल्डिंग से उनका एक अमूर्त और मूर्त लगाव होता है, जो आने के बाद बच्चों को आप चढ़ते हुए देखे होंगे, पूरा परिसर ही एक नवीन एनर्जी से भर गया है। इसके अलावा बच्चों को हम लोगों ने ढेर सारी सामग्री आपको भेज रखी है ई पाठशाला में। मॉड्यूल्स भेज रखे हैं, कुछ हमारे काफी कंटेंट हम लोगों ने जो निर्देश भेजे उसमें प्रेरणा पोर्टल पे भी डाल रखे हैं, जो आपके साथ शेयर किया गया है, जो भी डिटेल में बात भी करेंगे उस पर। वो आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रेरणा पोर्टल से, और डिटेलिंग अभी आपको नेक्स्ट वक्त आपसे बात करेंगे। कोविड के दौरान बच्चों के साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि उनका लर्निंग लॉस हुआ है, उन्होंने एक तो भयावह रूप ही देखा, अपने आसपास के लोगों को खोया भी है, और लगातार घरों में पैक्ड होने के कारण या उनका जो मानसिक जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो उन्हें हंसी खुशी मिलनी चाहिए थी, जो विद्यालय के प्रांगण में एक माहौल मिलना चाहिए था, खेलने कूदने का मौका मिलना चाहिए था, वो एक्टिविटी नहीं कर पाए या कम कर पाए, या वैसे टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाए। बहुत लोगों के पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टीवी या हमारा जैसे ये लैपटॉप नहीं है, तो वो उनको हर लेवल से उनका लर्निंग लॉस हुआ है, मेंटल एक्टिविटी का लॉस हुआ है। अभी इसी के क्रम में आपसे रेडीनेस प्रोग्राम पर डिस्कशन किया जाएगा। आप सब भली बात वाकिफ हैं क्या करना है। अभी शुरू में आपको सहज एक्टिविटीज करानी है, जैसे सर ने कहा कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करिए बच्चों का। वो फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे आप बच्चा सब जानता है व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू नो एंड व्हाट आई लर्न, तो वो आप खुद ही मेजर कर सकते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है। टीचर को तो बहुत कुछ बच्चे के हाव भाव से, उनके डेली के इंटरेक्शन से ऐसे ही पता चल जाता है कि बच्चे का लर्निंग लेवल क्या है और हमें कहाँ पे कितने रिमेडिएशन की आवश्यकता है। ये सारी बातें जो मुझे करनी थी। बाकी बातों के लिए मैं इनवाइट करूंगा अपनी टीम के नेक्स्ट मेंबर मिशन प्रेरणा सेल से जूही को। जूही प्लीज वेलकम, आप शेयर करें आज की एकेडमिक स्ट्रेटेजी हमारे साथियों के साथ। थैंक यू जी। थैंक यू। तो आशा है आप सभी को मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा होगा। शुभम एक बार कंफर्म कर सकते हैं? हाँ जी, प्रेजेंटेशन दिख रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना कि विद्यालय खुलने के मायने क्या हैं। जैसा कि पांडे जी ने बताया कि आपको हम सभी को ये एक अंदाजा है कि बच्चों की स्थिति क्या है। अब आगे बात करते हैं इसके लिए क्या शैक्षणिक रणनीति अपनाई जानी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि किन 3 तरह की विशेष बातों पे ध्यान रखना है। तो हमें एज अ शिक्षक या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है, जिसके अंदर सबसे पहला है बच्चों की उपस्थिति। जब तक बच्चे स्कूल में रेगुलर आना नहीं शुरू करेंगे तब तक किसी भी तरह की गतिविधि, किसी भी तरह का हमारा जो रिलेशनशिप है बच्चे से वो नहीं डेवलप हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की उपस्थिति को हम स्टेबलाइज करें, अटेंडेंस को हम स्टेबलाइज करें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादातर बच्चे स्कूल आए और ज्यादा से ज्यादातर बच्चे रेगुलरली स्कूल आए। रेगुलरिटी का यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। इसके लिए कई तरह की एक्टिविटीज हैं जो कि आप पहले से करते चले आए हैं, और हमारा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप इसी को ही आगे बढ़ाते चले जाएं। जैसे कि अगर कोई बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ जगहों पर ज्यादातर बच्चे रहते हैं, तो वहां पर एक होम विजिट जरूर करें। वहां पर जाकर बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, सबको एक बार जागरूक करें कि विद्यालय खुल गया है। वहां पर आकर के आप विद्यालय में बच्चों को इन्वाइट करिए, पेरेंट्स को भी इन्वाइट करिए। दूसरी बात है वो स्पेसिफिक बच्चे जो कि विद्यालय नहीं पहुंचे हैं उनको कॉल करके भी बुलाया जाए। तीसरा, आपके पास में प्रेरणा साथी हैं जो आपके साथ में आपके विद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग लीजिए। और चौथी बात, आपके यहाँ पर जो भी ग्राम प्रधान है या जिस भी तरह के एसएमसी के सदस्य हैं, उन सबसे भी आप सपोर्ट लीजिए ताकि बच्चों की रेगुलरिटी बने। दूसरा जो हमारा फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। तो इस समय में
बहुत ही विस्तृत दिशा निर्देश हैं जो कि दिए गए हैं विभाग द्वारा। आप सभी से अनुरोध है कि इसे फॉलो करें। उसमें से 2-3 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। पहली बात, मास्क का अनिवार्य रूप पर सभी लोगों को पहना होना चाहिए। दूसरी बात, सभी बच्चों में और सभी शिक्षकों में आपस में जितनी भी आवश्यक दूरी जरूरी है वो जरूर मेंटेन की जाए। तीसरी बात, समय समय पर हाथ धोकर ही, अगर कुछ खाया जा रहा है तो हाथ धोकर हो। लगातार आप ऐसा समय बांधें जब सभी लोग अपना हैंड वॉश जरूर करें। अब तीसरा फोकस एरिया की बात करते हैं। तो तीसरा फोकस एरिया है, बच्चे हमारे पास में विद्यालय में पहुंच चुके हैं, वो कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कर रहे हैं, पर उनके साथ में किस तरह की गतिविधियां की जाएं, क्या शैक्षणिक गतिविधियां की जानी चाहिए। तो बहुत सारे शिक्षकों से, बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स से, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स से, बीएसए से, बीओ से हमने बात किया है और उन सभी का ये कहना है, उन सभी के जो बातें निकल के आई हैं उससे हमने सोचा है कि 3 तरह की चीजें हैं जिन पर हमें कक्ष में बहुत अच्छे से फोकस करना है। पहला चीज, जो भी हम कक्षा में गतिविधियां करा रहे हैं उसमें रेमीडिएशन पर फोकस किया जाए। रेमीडिएशन, जैसा कि अभी डायरेक्टर साहब ने भी आपको बताया, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके मायने क्या हैं। दूसरा चीज, जो भी बच्चे हमारे पास में आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन पे टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज या फिर उनसे रेमीडिएशन एक्टिविटी, सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटी नहीं करना है, उनसे जुड़ाव की एक्टिविटीज, उनके मानसिक एवं भावनात्मक विकास की भी गतिविधियां हमें करना है। तीसरी बात ये है कि कक्षा 1 से 3 जो हमारे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, जो बुनियादी शिक्षा के जो मेन अंग हैं, जो कक्षा 1 से 3 के बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ में, क्योंकि ये बच्चे पहली बार लगभग विद्यालय आ रहे हैं, तो इनके साथ में विद्यालय के जुड़ाव की गतिविधियां करनी है। ये विद्यालय रेडीनेस एक्टिविटीज कहा जाता है इन्हें। तो ओवरऑल हम ये कह रहे हैं कि इन 3 तरह की चीजों को अगर हम करते हैं तो हम आने वाले कुछ समय के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर, सभी के सभी बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक विद्यालय रेडी बना पाएंगे। इसी वजह से हम इसे कह रहे हैं विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम। अभी हम जो कुछ हफ्तों के लिए जो भी गतिविधियां करेंगे, इससे बच्चे सेट हो जाएंगे इस तरह से कि आप उनके साथ में अच्छे से एकेडमिक एक्टिविटीज आरंभ कर सकते हैं। तो उससे पहले अभी इन कुछ आने वाली जो हफ्ते हैं उनमें किस तरह की एक्टिविटीज की जानी है, स्कूल रेडीनेस, जो विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम हम कह रहे हैं, इसका क्या मायना है, कक्ष के अंदर इसे कैसे करना है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो कक्षाओं के अंदर जो ये विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम चलना है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना है जो प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है वो यहाँ मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले प्राथमिक स्तर के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो भी हम उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमीडियल लर्निंग पर जो भी करेंगे गतिविधियां, उसमें हमारा खासा फोकस होना चाहिए हिंदी और गणित के ऊपर। इसके अंदर जब हम गतिविधियां कर रहे हैं उसके अंदर ना ही सिर्फ हम बातचीत ओरल एक्टिविटीज करें, बट इसके अंदर अभ्यास एक्टिविटीज जरूर हो, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन ना हो, बच्चे को बहुत सारा प्रैक्टिस का समय दिया जाए। इसके लिए कई तरह के अभ्यास पत्रक हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रश्नों को बोर्ड पर लिख सकते हैं, बच्चों की कॉपी पर लिखकर दे सकते हैं, पर बहुत सारा कार्य जो बच्चों के खुद से हाथ के करने का या फिर आपस में बच्चों के मिलकर के करने का या शिक्षक के साथ में मिलकर के करने का, उसमें अभ्यास कार्य बहुत ज्यादा हो, शिक्षक की तरफ से जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो कम हो। दूसरा चीज, सभी कक्षाओं के अंदर मानसिक एवं भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियां जो हैं वो जरूर होना चाहिए कक्षा 1 से 8 के अंदर। पर कक्षा 1 से 3 के अंदर जो विद्यालय रेडीनेस की गतिविधियां होती हैं, जिनको अभी रिसेंटली एनसीईआरटी ने भी अपने एक मॉड्यूल के विद्या विकास के मॉड्यूल के जरिए भी आप सबको बताया है। तो यदि आपने देखा है तो उसके अंदर कुछ तरह की गतिविधियां होती हैं, जैसे कि बच्चों का मोटर स्किल डेवलपमेंट, बच्चों का बेसिक ओरल डेवलपमेंट। तो उस तरह की जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए कक्षा 1 से 3 तक के लिए जो भी एक्टिविटीज किया जाना है उन पर जरूर फोकस किया जाए। फिर उसके बाद तीसरी बात है कि जो भी हम गतिविधियां कर रहे हैं उसमें सिर्फ शिक्षण पे फोकस ना रहे,
अलग अलग तरह की खेल गतिविधियां जरूर हों, लाइब्रेरी के अंदर किताबों को पढ़ने का मौका मिले, कहानी सुनने सुनाने की गतिविधियां जरूर की जाएं। इसके लिए कई तरह की जो आपके पास लाइब्रेरी बुक्स हैं वो तो अवेलेबल हैं ही, पर प्राइमरी स्तर पर कुछ सहज पुस्तिकाएं हैं जो कि बच्चों के स्तर के लिए हैं, उनको जरूर आप उपयोग करें। फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर बात करते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि पढ़ाई का स्तर ज्यादा होता है, पढ़ाई का बोझ भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा कि सुबह का 1 घंटा जो है वो हम उपचारात्मक शिक्षण पर फोकस करें, जिसके अंदर हिंदी और गणित पर विशेष ध्यान दिया जाए। यहाँ पर ऐसे बच्चों को छांटा जाए जो अभी हिंदी और गणित के अंदर बेसिक बुनियादी शिक्षा में भी कमजोर हैं, उनके ऊपर मूलभूत दक्षताओं पर आप गतिविधियां कराएं सुबह का 1 घंटा। फिर उसके बाद में जब आप एक्चुअल सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर भी सीधा सीधा टेक्स्ट बुक से पढ़ाना ना आरंभ करें। गणित और विज्ञान जैसे जो जटिल सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर भी उपचारात्मक शिक्षण के लिए कुछ अभ्यास पत्रक हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं, उन सबको कराया जाए। फिर तीसरा हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी और हिंदी के लिए, जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, इनके लिए इनके साथ में भी कक्षा 6 से 8 के अंदर भी लाइब्रेरी का पूरा पूरा इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारी किताबें हैं जो कि विद्यालयों में अभी पहुंचाई गई हैं, उन सबका इस्तेमाल करें, बच्चों को खुद पढ़ने का मौका दें। आप अपने साथ में कुछ गतिविधियां कराएं, जैसे कहानी सुनने सुनाने की गतिविधियां, उसमें प्रश्न उत्तर करने की गतिविधियां, उसमें किसी तरह का स्किट करने की गतिविधियां कर सकते हैं। साथ ही साथ में इन बच्चों के साथ में भी मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां जरूर की जाएं। ओवरऑल जो हम कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनी योजना बनाएं, अपने आधार पर, आपकी समझ के आधार पर, अपनी आवश्यक सामग्री के आधार पर जो आपके पास में अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग अपनी गतिविधि तैयार करें